रहे हैं सर, क्लास नहीं चलेगी मतलब? अरे तो क्लास क्लास नहीं चलेगी? चलेगी, क्यों नहीं चलेगी क्लास? मतलब जैसे कोई एक बच्चा भी आए तब तो हम क्लास लेना, अब अकेले बैठ के बोलेंगे अच्छा नहीं लगता ना। यस सर। हाँ ये बात होती है, तो मैं वही वेट कर रहा था, जैसे अभी देखो 12:04 हो गया है ना, तो कोई है ही नहीं क्लास में। तो एनीवेज क्या बोलते हैं, देखिए जैसे कल हम लोग बात कर रहे थे कि ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट किस तरीके से होनी है, फाइनल अकाउंट जब हम लोग बनाते हैं तो ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट की जाती है। और किस किस की ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट होती है, तो उसमें पहला नाम जो मैंने कल आप लोगों को बताया था वो था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एक्सेल वाली स्क्रीन दिख रही है ना आपको? यस सर। हाँ ठीक है। दूसरा मैंने बताया था प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंसेस। और तीसरा था आपका एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम। और चौथा था आपका प्री रिसीव्ड इनकम। ठीक है, तो कल हम लोग इसके बारे में बात किए थे, मैं जल्दी से एक बार और समझा दूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो पूरे साल के बाद आपका बकाया रह जाता है, यानी साल खत्म हो चुका है, सपोज करिए रेंट आपको देना था, तो आपने पर्टिकुलर मंथ का रेंट आपने पे नहीं किया, यानी 12 महीने का रेंट आपने नहीं दिया, पूरे साल भर में 11 ही महीने का रेंट दिया, यानी कि 1 महीने का रेंट साल के अंत में क्या दिख रहा है आपको? पेंडिंग दिख रहा है, बकाया दिख रहा है। तो अगर बकाया दिख रहा है तो उस केस में आपको उसकी एक अलग से एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और उसको फाइनल अकाउंट में शो करना है। फाइनल अकाउंट में शो करने के लिए आपको क्या करना है, पीएल में जो भी आउटस्टैंडिंग है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस में ऐड करना है और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आपको करना क्या है। तो पहली दो एडजस्टमेंट आपको करनी होती है, याद रखिएगा, ईयर एंडिंग एडजस्टमेंट में आपको दो एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट नंबर 1, आपको क्या करना है, इस बैलेंस को जो भी आपका आउटस्टैंडिंग रह गया है इसको आपको शो, या ऐड लिखता हूं मैं, ऐड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और सेकंड एडजस्टमेंट आपको करनी है, इसको आपको बैलेंस शीट में शो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। दूसरा, अगर आपका कोई प्रीपेड है, प्रीपेड का मतलब आपने अगर कोई एडवांस एक्सपेंस किया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि आपका किराया आप देते हैं हर महीने और साल के अंत में आपको पता चला कि आपने 12 महीने की जगह 14 महीने का या 13 महीने का किराया दे दिया, इसका मतलब 2 महीने का आपने एडवांस पे कर रखा है। ठीक है, तो वो जो एडवांस पेमेंट आपने कर रखी है उसके साथ एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है कि आपको, क्योंकि ये पूरे साल भर का ही आपको पीएल मेंटेन करना होता है, 12 ही महीने का, अगर आप जरूरत से ज्यादा एक्सपेंस कर देते हैं तो आपको अपना एक्सपेंस माइनस करना है। तो इसकी पहली एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, लेस इन पीएल अकाउंट, यानी पीएल में से इस पैसे को आपको माइनस कर देना है। और सेकंड एडजस्टमेंट जो आपको करनी है, इसको आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में शो करना है, शो इन बैलेंस शीट असेट साइड। ठीक है। तीसरा, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम किसको बोलते हैं हम, तो एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो ड्यू तो हो चुकी है पर आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, तो ऐसा अक्सर होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो जो इनकम हमें प्राप्त हो जाती है उसकी एंट्री तो हम लोग कर देते हैं, लेकिन जो इनकम हमें अभी प्राप्त नहीं हुई होती है उसकी हम एंट्री भूल जाते हैं या नहीं करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जब आप ये फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं तो ऐसी इनकम पे आपको खासा ध्यान देना है कि ऐसी कोई इनकम छूट तो नहीं रही जो इसी साल की है लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई है। अगर ऐसी कोई इनकम आपको दिख रही है तो उसको आपको क्या करना है, ऐड इन पीएल अकाउंट। आपको पीएल के इनकम साइड में इसको ऐड करना है। और दूसरी एडजस्टमेंट जो आपको करनी है वो बैलेंस शीट में करनी है। इस पैसे को आप शो इन बैलेंस शीट असेट साइड, उसको भी आप कहाँ शो करेंगे, अपने असेट साइड में दिखाएंगे। लास्ट चौथे नंबर की जो एडजस्टमेंट है वो है प्री रिसीव्ड इनकम। प्री रिसीव्ड इनकम का हम क्या करेंगे, या ये कैसी इनकम होती है, तो प्री रिसीव्ड इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो आपको समय से पहले ही प्राप्त हो गई है, इसका मतलब एडवांस में आपको प्राप्त हो गई है। यानी 12 महीने का रेंट आपको प्राप्त होना था, सपोज 14 महीने का प्राप्त हो गया, यानी 2 महीना एक्स्ट्रा आपको मिल चुका है रेंट। तो इस केस में ये जो 2 महीना एक्स्ट्रा मिला ये अगले साल का
इनकम है, ये अगले साल की इनकम कहलाएगी, इस साल की इनकम ये नहीं कहलाएगी। तो इसको इस साल की इनकम में से हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। ठीक है, तो चौथा नंबर, लेस इन पीएल अकाउंट, और इस पैसे को आपको कहाँ शो करना है, शो इन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। ठीक है, तो इसको आपको लायबिलिटी साइड में शो करना है। इसके अलावा एडजस्टमेंट की अगर हम बात करें तो और भी एडजस्टमेंट होती हैं, जैसे कि मान लीजिए बैड डेप्ट, आपको मान लीजिए बैड डेप्ट हुआ तो बैड डेप्ट का आपको क्या करना है। इसके अलावा प्रोविजन बनाए जाते हैं डाउटफुल डेप्ट का। इसके अलावा डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन का आपको क्या करना है। तो मैं वन बाय वन आपको एडजस्टमेंट के बारे में बताते चलता हूँ। पांचवा नंबर हम लोग लेके चलते हैं डेप्रिसिएशन, कि अगर आपका डेप्रिसिएशन है तो उसका क्या करना है। तो अगर डेप्रिसिएशन है, अच्छा इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूं कि ऐड इन पीएल, ये जो है पीएल के एक्सपेंस साइड में जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस साइड, ऐड इन पीएल अकाउंट एक्सपेंस साइड। ओके, और ये वाला जो है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये क्या होगा, लेस इन पीएल अकाउंट एक्सपेंस साइड, यानी एक्सपेंस साइड से आप इसको माइनस करेंगे। थर्ड है आपका जो अप्रूव्ड इनकम, इसका आपको क्या करना है, ऐड इन पीएल अकाउंट इनकम साइड, यानी उसको आपको इनकम साइड में शो करना है, यानी सॉरी इनकम साइड में आपको ऐड करना है। और चौथा जो आपका लेस इन पीएल अकाउंट प्री रिसीव्ड इनकम का क्या करना है, तो इनकम में से इसको लेस करना है, इनकम साइड। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेप्रिसिएशन की। अगर आपको डेप्रिसिएशन दिखाई दे रहा है तो आपको डेप्रिसिएशन का करना क्या है, तो डेप्रिसिएशन में भी आपको दो एडजस्टमेंट करनी है। पहली नंबर एडजस्टमेंट, अच्छा मैंने यहाँ 1 2 3 4 लिखे, चलिए 5 लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, इसको क्या करना है, ऐड इन पीएल एक्सपेंस साइड, इसको आपको एक्सपेंस साइड में शो करना है। और दूसरी एडजस्टमेंट क्या करनी है आपको, दूसरी एडजस्टमेंट आपको इसकी कर देनी है, लेस फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड, यानी असेट में से इसको माइनस कर देना है। राइट, ओके। डेप्रिसिएशन के बाद मान लीजिए आपका कोई प्रोविजन है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है मान लीजिए। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है तो इसका क्या करना है, तो मान लीजिए आपका आपने अगर कोई प्रोविजन बना रखा है, ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट जो आपको करना है, तो पहले तो इसको क्या करना है, ऐड इन पीएल एक्सपेंस साइड, यानी पीएल के एक्सपेंस साइड में इसको आपको दिखाना है। और जो दूसरी एडजस्टमेंट आपको करनी है वो क्या करनी है, इसकी दो एडजस्टमेंट हो सकती है, या तो आप इसको अपने डेप्टर में से माइनस करते हैं और या फिर लायबिलिटी साइड शो करते हैं। तो अच्छा ये रहता है कि आप इसको लायबिलिटी साइड में शो करें, या फिर आप डेप्टर में से माइनस भी कर सकते हैं। मैं दोनों लिख देता हूँ, लेस फ्रॉम डेप्टर्स बैलेंस, यानी पहली एडजस्टमेंट आप ये कर सकते हैं, या तो आप लेस फ्रॉम डेप्टर के बैलेंस में से इस पैसे को माइनस कर दीजिए, या फिर और लगा देता हूँ मैं बीच में, या फिर शो इन लायबिलिटी साइड, यानी आप लायबिलिटी साइड में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडजस्टमेंट है, महत्वपूर्ण एडजस्टमेंट है जो आपको बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान देना है और इसको करना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग, पीएल और बैलेंस शीट तीनों पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन खोल लूं जरा, तो क्वेश्चन अकाउंट, ओके, आपकी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है तो मैं आपकी बुक का ही क्वेश्चन उठा लेता हूँ। ओके, चलिए ठीक है, ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले हम आज हम लोग थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस में चलेंगे। तो आज एकदम सिंपल सी बैलेंस शीट आपको क्रिएट करनी है, तो मैं आपको दिखा दूं कि हमें एग्जांपल में लगाना क्या है। तो पेज नंबर 143 का ये क्वेश्चन है, किताब में देख लीजिएगा, पेज नंबर 143 का ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर प्रिपेयर ए बैलेंस शीट। ओके, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट हमें बनानी है, ये वाला क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसमें ट्रेडिंग पीएल नहीं है। ओके, तो मैं इसको जरा क्लोज कर दूं, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग नहीं लगाएंगे।
ओके, तो ये मैं जरा दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेता हूँ। तो हम लोग ने ये खोला था, ये खोलते हैं। ओके, दिस वन। ओके, तो यहाँ पे आपका एक छोटा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कई सारी चीजें दी हैं। हम द डिटेल प्रिपेयर बैलेंस शीट, यहाँ पे सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है हम लोग को। तो यहाँ पे फिर सिर्फ बैलेंस शीट ही बनानी है। ये भी क्वेश्चन, एक मिनट रुकिए, मैं दूसरा क्वेश्चन निकालूं जिसमें बैलेंस शीट नहीं, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट तीनों बनाना हो, है ना। 1 सेकेंड, एक बार और ट्राई करते हैं, दूसरा क्वेश्चन ढूंढ लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या है? ये भी नहीं सही क्वेश्चन है। क्वेश्चन गए कहाँ सारे? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन है, तो 2 पेज में है, एक वक्त। अच्छा ठीक है, 1 पेज वाला क्वेश्चन हमें मिल गया। 2 पेज होगा तो हमको थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन है पेज नंबर 149 पे। पेज नंबर 149 का ये क्वेश्चन है, हम लोग इसी को सॉल्व करेंगे आज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है। कैपिटल है, फर्नीचर एंड फिक्चर है, व्हीकल्स है, बिल्डिंग, बैड डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट भी है यहाँ पे। इसके अलावा डेप्टर क्रेडिटर दिया है, स्टॉक दिया है, परचेज सेल। तो हमें लगभग सारी चीज़ें दी हैं, तो हम लोग इसी को फाइनल करते हैं आज, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल करते समय आपको कई बातों का ख्याल रखना है, ध्यान देते दे करके आपको देखना है। तो आते हैं पहले तो एक्सेल पे, और यहाँ पे फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो मैं इसी शीट पे ड्रॉ कर देता हूँ। सबसे पहले हमें बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा क्या होता है, पर्टिकुलर और अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। और ऊपर हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे मैच कर लेते हैं और हेडिंग डाल देते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंड। और यहाँ पे जिस साल का भी आप बना रहे हो वो डेट आप डालते हैं, अभी जो 16-17 का बना रहे हैं तो आप लिखेंगे 16-17, ठीक है। ओके, अब इसके बाद आपको यहाँ पे वन बाय वन चीज़ों को पोस्ट करना है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट एकदम दिमाग में बैठा के रखना है कि सबसे पहली चीज़ आपको क्या पोस्ट करनी है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ओपनिंग स्टॉक हमारा है कितना। क्वेश्चन पे आते हैं, और यहाँ पे आपको ढूंढना है इस पूरे चार्ट में से ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आपको अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए लिखा है स्टॉक और 1 जनवरी 2019, ठीक है। और यहाँ मैं ऊपर हेडिंग दिखा दूँ, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ द ट्रेडर एज ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो ये जो ट्रायल बैलेंस आपको शो हो रहा है, ये 31 दिसंबर 2019 की डेट में ये ट्रायल बनाया गया है, ठीक है। ट्रायल के बाद नेक्स्ट स्टेप बैलेंस शीट बनाना होता है, फाइनल अकाउंट बनाना होता है हमें। तो इसका मतलब है आज 31 दिसंबर 2019 है, तो जाहिर सी बात है ये कैलेंडर ईयर इसका मतलब चल रहा है, क्योंकि 31 दिसंबर को अगर क्लोजिंग हो रही है तो कैलेंडर ईयर चल रहा है इसका मतलब। दूसरी बात कि ये जो कैलेंडर ईयर है स्टार्ट कहाँ से हुआ होगा, 1 जनवरी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लिखा है स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2019, इसका मतलब ये हमारा जो फिगर है ये ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है कितना, 3460 रुपया। तो आपको ओपनिंग स्टॉक वहाँ पे चढ़ा देना है 3460 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ओपनिंग स्टॉक चढ़ा देते हैं 3460 रुपया, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हमें चढ़ानी होती है वो परचेज, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ हमें परचेज चढ़ानी होती है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे और ढूंढते हैं परचेज कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे
परचेज परचेज परचेज। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है परचेज एंड सेल्स। अब परचेज एंड सेल्स चढ़ाने से पहले आपको उस समय मैंने बताया था कि आप रिटर्न जरूर चेक कर लीजिएगा कि क्या कोई परचेज रिटर्न दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न आपको दिया हुआ है, और रिटर्न में भी दो बैलेंस दिए हैं, एक 200 रुपया और एक 25 रुपया। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना है कि 200 रुपया क्या है और 125 रुपया क्या है। तो ध्यान दीजिए कि जो परचेज का बैलेंस डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका मतलब ये जो 125 रुपया है ये आपका परचेज रिटर्न है, ठीक है। और ये जो 200 रुपया आप देख रहे हैं ये आपका सेल रिटर्न है। जब आप सेल रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करेंगे, तो जब हम इनकम साइड पोस्ट करेंगे तो सेल में से ये 200 रुपया माइनस करेंगे। फिलहाल हम परचेज में से 125 रुपया माइनस करेंगे। चलिए अब देखते हैं परचेज। तो यहाँ लिखा है परचेज एंड सेल्स, यानी परचेज भी दिया हुआ है और सेल्स भी दिया हुआ है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें से परचेज कौन है और सेल कौन है। तो आपको बैलेंस का ख्याल रखना है। परचेज का बैलेंस डेबिट होता है क्योंकि वो एक्सपेंस होता है, और सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है क्योंकि वो इनकम होती है। तो यहाँ पे परचेज आपको दिख रहा है कितना, 5475 रुपया। तो हम जाके वहाँ पे परचेज चढ़ाएंगे 5475 रुपया। ओके, तो ट्रेडिंग पे आते हैं। अब चूंकि इसमें एडजस्टमेंट भी है, तो आप ये जो इंटरनल वाला कॉलम जो मैंने ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे आप परचेज को पोस्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक आउटर कॉलम है, आउटर कॉलम में हमें नहीं पोस्ट करना है, इंटरनल कॉलम में हमें पोस्ट करना होता है। 5475 रुपया, 5475। ये हमारी हो गई क्या, परचेज की अमाउंट। अब इसमें से आपको लेस करना है, लेस परचेज रिटर्न, ठीक है। परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दिया। तो परचेज रिटर्न कितना था, 125 रुपया था। तो यहाँ पे हम चढ़ा देंगे 125 रुपया, राइट। ओके, इतना होने के बाद अब आपको क्या देखना है, तो अब यहाँ पे एक काम ये कर लीजिए कि इस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर लीजिए, ठीक है। इक्वल टू 5475 और इसमें से माइनस कर लेते 125 रुपया। तो ये हमारा फाइनल परचेज की वैल्यू आ गई 5350 रुपये। पूरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा फिर से मैं बता देता हूँ कि मान लीजिए आपने पूरे साल भर में 5475 रुपये का आइटम खरीदा होगा, गुड्स खरीदा होगा। उसमें से अगर आपने 125 रुपया लौटा दिया तो इसका मतलब ये सामान तो आपके पास है ही नहीं, ठीक है। तो हमारी टोटल परचेज जो हुई उसमें से ये माइनस करके हमारी टोटल परचेज हुई 5350 रुपया। अब इसके बाद क्या पोस्ट करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में। इसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट में हम देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है कि नहीं दिया हुआ है। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे और देखते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है या नहीं है। तो यहाँ पे शुरू से पढ़ना चाहिए हमेशा। जब भी आप पोस्ट करने जाए तो शुरू से पढ़िए, कहीं कोई चीज़ छूट ना जाए। तो देखिए कैपिटल है, फर्नीचर, ये एक्सपेंस नहीं है। व्हीकल्स, बिल्डिंग, बैड डेप्ट, प्रोविजन, डेप्टर, स्टॉक, परचेज, सेल, बैंक ओवरड्राफ्ट, रिटर्न, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, कैश, इंश्योरेंस, जनरल फंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब या तो आपको कैरेज दिया हो, ठीक है, भाड़ा, फ्रेट, कैरेज, इस तरह की चीज़ें दी हुई हो, यानी परचेज करते समय जो हमें एक्सपेंस होता है उसमें से कोई चीज़ दी हो तो वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। तो अब आते हैं और पोस्ट करते हैं अपनी इनकम। तो इनकम में सबसे पहले हम क्या दिखाते हैं, सेल्स। तो यहाँ पे सेल्स हमें दिया हुआ था, कहाँ गया, परचेज एंड सेल्स। तो परचेज हमारा था 5475 और सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है। तो सेल्स हमारी दी हुई है 15450। तो आगे पोस्ट करेंगे सेल। तो यहाँ आते हैं इनकम साइड में और सेल्स। तो सेल्स हमें दिया था 15475 रुपया। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 15450 है, सॉरी, 15450 ये हमारी सेल्स होगी। अब इस सेल्स में से हमें माइनस करना होता है सेल रिटर्न। यहाँ लिखेंगे लेस सेल रिटर्न, ठीक है। अब सेल रिटर्न देख लेते हैं कितना दिया हुआ है हमें। सेल रिटर्न 200 रुपया था, ठीक है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। देखिए सेल्स रिटर्न यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 200 रुपये डेबिट बैलेंस दिया है, ठीक है। सेल का बैलेंस क्रेडिट होता है और सेल रिटर्न का बैलेंस डेबिट होता है। तो ये 200 रुपये आप यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ओके, यहाँ पे 200 रुपीज़ और सेल की फाइनल वैल्यू आप निकाल लेंगे, क्योंकि 15450 की आपने सामान बेचा था, उसमें से 200 का सामान आपके पास वापस आ गया। तो हमारी जो नेट सेल है वो क्या होगी, तो वो होगी 15450 और उसमें से माइनस कर देंगे 200 रुपया। तो ये हमारी नेट सेल निकल गई। इसके बाद हम क्या पोस्ट करते हैं, इसके बाद हम लोग पोस्ट करते हैं क्लोजिंग स्टॉक, यानी अंत में हमारे पास कितना स्टॉक बचा है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक
चलते हैं ट्रायल में, देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है। तो देखिए क्लोजिंग स्टॉक जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये आपका ट्रायल है, ठीक है। ट्रायल के बाद नीचे आप नीचे जाएंगे तो आपको एडजस्टमेंट दिखाई देंगे, जो एडजस्टमेंट की मैं आपको बता रहा था कि आपका अगर कोई आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, तो उन्हीं को हम एडजस्टमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायल बन जाने के बाद कुछ एडजस्टमेंट एंट्री नीचे दी हुई है। एडजस्टमेंट एंट्री में क्या दिया हुआ है, पहला एडजस्टमेंट तो ये है, क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/12/2019। तो शुरू में मैंने बताया था कि हमारा जो ये ट्रायल जो जिस कंपनी का भी हम ये मेंटेन कर रहे हैं वो कैलेंडर ईयर मेंटेन करता है। तो 1 जनवरी से शुरू हुआ है, 31/12 को क्लोज हुआ है। तो ये हमारा साल के अंत में जो स्टॉक बचा हुआ है वो है 3250 रुपया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे और भी एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, ठीक है। तो इस एडजस्टमेंट के बारे में हम लोग कल बात करेंगे, ठीक। फिलहाल हम लोग ट्रेडिंग बना लेते हैं फिलहाल आज। तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हमें 3250 रुपया, तो हम जाकर के वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक चढ़ा देंगे 3250 रुपया। ओके, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हो गई 3250। तो ये हमारा बन गया ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में अब आपको और कुछ भी फर्दर पोस्ट नहीं करना है। मैं फिर से आपको बता दूं, ट्रेडिंग अकाउंट में जो सीक्वेंस है वो एकदम, जो उसका फॉर्मेट है एकदम डिफाइंड है कि पहले आपको ओपनिंग स्टॉक दिखाना है, फिर परचेज दिखाना है, उसमें से परचेज रिटर्न माइनस करना है, और इसके नीचे अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं तो आपको वो यहाँ पे शो करने हैं। और इधर इनकम साइड में आपको क्या दिखाना है, पहला नंबर सेल, और अगर रिटर्न दिया हो तो उसमें से सेल में से माइनस कर दीजिए और फिर क्लोजिंग स्टॉक दिखा दीजिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें इस पे जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है, इस ट्रेडिंग अकाउंट में हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ये हमें पता करना है। तो प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए सिंपल तरीका, अगर आप एक्सेल पे हैं तो आप इस रेंज को जैसे सिलेक्ट करेंगे तो नीचे देखेंगे इसका सम दिखा रहा है, आपको कितना दिखा रहा है, 8810, ठीक है। उसी तरह इनकम साइड को देखें अगर, तो यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 18500, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमारी इनकम का टोटल ज़्यादा है, तो जिस तरफ का टोटल ज़्यादा होता है उसी को पहले टोटल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक लाइन छोड़ करके यहाँ पे आपको टोटल इसका निकाल लेना है, इक्वल टू सम, और यहाँ पे हम पर आते हैं और इस रेंज को जोड़ लेते हैं। जोड़ लिया हमने। अब इस तरफ आइए, जितना इधर का टोटल होगा उतना इधर का टोटल हमें निकाल देना होता है इस तरीके से। और अब यहाँ पे जो ब्लैंक जगह है यहाँ पे आप प्रॉफिट निकालेंगे, ठीक है। कि यहाँ पे जाहिर सी बात है कि हमारा इनकम का टोटल इतना है, तो एक्सपेंस का टोटल नो डाउट कि इतना नहीं होगा, तो इसमें से जो बच रहा है वही हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। यानी इस टोटल में से ये जो दोनों फिगर है इनको हम माइनस करने वाले हैं, इक्वल टू ये टोटल, अब इस टोटल में से माइनस कर दीजिए। और यहाँ फॉर्मूला लगाते समय ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट वगैरह ऑन कर लीजिएगा, नहीं तो ओके। तो ये वाला एड्रेस और प्लस 5350 ये हम जोड़ लेंगे। तो ये जोड़ने के बाद हमारा जो क्रॉस प्रॉफिट आया हुआ है कितना, 9690 रुपया। इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ध्यान दीजिए कि अगर आपका एक्सपेंस का टोटल अगर ज़्यादा आ जाता, ठीक है, फिलहाल तो अभी इनकम का टोटल हमारा ज़्यादा है, अगर एक्सपेंस का टोटल ज़्यादा आ जाता तो हमारा जो बैलेंसिंग फिगर है वो यहाँ निकलते, यहाँ पे हम निकालते। तो यहाँ पे अगर आता आपका बैलेंसिंग फिगर तो इसका मतलब बिजनेस में आपको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल आपके इस पर्टिकुलर बिजनेस में आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एडजस्टमेंट के बारे में आपको जानना है, हालांकि अब समय नहीं बचा है अपने पास, हो नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो लंबा है। और यहाँ इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो एडजस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए मैं आपको फिलहाल एडजस्टमेंट समझा दे रहा हूँ आज, बाकी हम लोग इस एडजस्टमेंट को करेंगे कल। देखिए एडजस्टमेंट में क्या क्या दिया है और उसका हमें क्या करना है, तो जो मैंने आज एग्जांपल दिया उसके हिसाब से आप समझिएगा। तो सबसे पहले देखिए क्लोजिंग स्टॉक का तो ट्रीटमेंट हमने कर लिया कि 3250 रुपया हमें ट्रेडिंग अकाउंट के कहाँ दिखाना है, इनकम साइड में हमें एज ए क्लोजिंग स्टॉक शो करना है। याद रखिएगा कि जितनी भी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, यानी जो भी आपको ट्रायल के बाहर दिया रहता है फिगर जिसके बारे में लिखा है द फॉलोइंग एडजस्टमेंट आर मेड, तो अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट करनी है तो याद रखिएगा उसकी 2 इफेक्ट आपको डालने हैं, यानी उसको 2 बार पोस्ट करना है, ठीक है। तो जैसे क्लोजिंग स्टॉक की बात करें तो क्लोजिंग स्टॉक को आपको 2 जगह पोस्ट करना है। मैं यहाँ एक्सेल वाली फाइल में अपडेट कर देता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक भी एक एडजस्टमेंट की चीज़ होती है। क्लोजिंग स्टॉक का आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है 7वां नंबर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में आपको क्या करना है, तो पहला शो इन ट्रेडिंग अकाउंट,
ट्रेडिंग अकाउंट में आपको शो करना है किस साइड, इनकम साइड। ये पहली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट आपको क्या करनी है, दूसरी एडजस्टमेंट आपको शो इन बैलेंस शीट असेट साइड। आपको इस पैसे को कहाँ शो करना है, बैलेंस शीट के असेट साइड में भी दिखाना है। कहने का मतलब एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा, और क्योंकि ये आपका संपत्ति है, जो असेट बचा हुआ, जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है वो आपकी संपत्ति है, तो वो बैलेंस शीट के असेट साइड में भी आपकी शो होगी, वहां भी आपको पोस्ट करना है इसको। तो यहाँ पे आपने देखा क्लोजिंग स्टॉक की भी 2 एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, आगे हम लोग ये देख लेते हैं, बाकी एडजस्टमेंट के बारे में समझते हैं। दूसरा आपको दिया हुआ डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन में आपको किस किस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है और व्हीकल्स है। तो यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे तो बिल्डिंग, फर्नीचर और व्हीकल्स, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके पास फर्नीचर कितने का है, 640 रुपये का, व्हीकल्स कितने का है, 6250 रुपये का, बिल्डिंग कितने की है, 7500 की है। और इस पे ये जो आपका संपत्तियां हैं, इस पे आपको क्या चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन। और यहाँ डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है, तो बिल्डिंग का जो भी ऊपर वैल्यू दिख रहा है उस पर आपको 5% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, फर्नीचर जो दिख रहा है उस पर 10% से चार्ज करना है, और व्हीकल्स जो भी दिख रही है उस पर 20% से चार्ज करना है। अब चार्ज करने का मतलब उसमें वैल्यू कैलकुलेट करने, कैलकुलेट करने के बाद इसकी भी 2 एडजस्टमेंट है, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि डेप्रिसिएशन अगर आपको दिखाई देता है तो उसकी आपको 2 एडजस्टमेंट करनी है। तो ये है डेप्रिसिएशन। तो जो भी आपका डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो उसको पहला एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि हम कल बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहाँ पे पीएल में उस पैसे को हमें शो करना होगा। ठीक है, और दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है, जब हम बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे तो असेट में से वो जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकली है उसको हम अपनी संपत्ति में से माइनस करेंगे वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आपका दिया हुआ है 85 रुपीज 85 इज ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट। तो देखिए ड्यू का मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग, यानी 85 रुपया इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवर ड्राफ्ट है, यानी आपका बैंक ओवर ड्राफ्ट में चल रहा है, माइनस में चल रहा है, और 85 रुपया आपको बैंक को पेबल है, जो कि आपने पैसा अभी तक जमा नहीं किया है। ठीक है, तो जमा नहीं किया है तो जाहिर सी बात है अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आप जमा करेंगे उसको, लेकिन वो जो खर्चा है वो है इस साल का। ठीक है, ये जो 85 रुपया है ये कब का है, इस साल का है। अगर ये इस साल का एक्सपेंस है तो इस साल के पीएल में इसको जाना चाहिए। ठीक है, तो इसकी भी 2 एडजस्टमेंट की एंट्री आपको 2 जगह पोस्ट करनी है। चलिए फिर से देखते हैं, एक बार एक्सेल में आते हैं। तो आउटस्टैंडिंग का आपको क्या करना था, तो ऊपर सबसे दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में आपको 2 एडजस्टमेंट करनी है। पहला, इसको कहाँ शो करना है, आपको पीएल अकाउंट के एक्सपेंस साइड में आपको इस पैसे को दिखाना है। ठीक है, और दूसरी एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में वो जो 85 रुपया आपको दिख रहा है, तो जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो अपनी लायबिलिटी में दिखाएंगे कि अभी 85 रुपया हमें बैंक को देना बाकी है। इसी तरीके से नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है आपकी वो क्या है वो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरीज ₹300 एंड टैक्स ₹120 आर आउटस्टैंडिंग। तो यहाँ पे भी देखिए क्या शब्द लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग, यानी ये भी बकाया है। तो बकाया जो भी है, आउटस्टैंडिंग जो भी है, उसकी 2 एडजस्टमेंट आपको करनी है। पहली एडजस्टमेंट, जब आप पीएल बनाएंगे, ठीक है, तो सैलरी में 300 रुपया और ऐड करके दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे ट्रायल में सैलरी दिख रही है कि पूरे साल भर में आपने अपने एम्प्लॉयज़ को जो सैलरी दी है कितनी, 3500 रुपया। ठीक है, 3500 रुपया आपने अपने ट्रायल में दिखाया हुआ है, इसका मतलब आपने इसकी बकायदा जनरल एंट्री की हुई 3500 रुपये। ठीक है, लेकिन उसमें से 300 रुपया अभी और बाकी है, जो कि आपने अपने अकाउंट में अभी तक शो नहीं किया है इस एंट्री को। तो ये 300 रुपया आपको जब फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो सैलरी दिखाएंगे और सैलरी में ये पैसा ऐड कर देंगे। ठीक है, दूसरा, इस पैसे को, यानी कौन से पैसे को, ये 300 रुपये को जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें 300 रुपये को आप लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। सेम एडजस्टमेंट आपको टैक्सेस के साथ भी करना है। तो टैक्सेस देख लीजिए, यहाँ पे कहीं दिया होगा, हाँ यहाँ पे देखिए दिया हुआ है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस। तो ये जो 1250 रुपये का दिया हुआ है फिगर, उसमें आपको इतना पैसा और 120 रुपया क्या करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, दूसरा एडजस्टमेंट, इसको लायबिलिटी साइड में आपको शो करना है। फिर यहाँ देखिए इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹100 इज प्रीपेड। ठीक है, तो ये प्रीपेड है। प्रीपेड का मतलब मैंने आपको बताया कि ऐसा एक्सपेंस जो आपने पहले ही पे कर दिया हो।
ठीक है, एडवांस में आपने कोई पैसा पे कर दिया है। तो इंश्योरेंस का जो पैसा है ये, इसका मतलब आपने 100 रुपया क्या दिया होगा, एडवांस। तो यहाँ पे ऊपर ट्रायल में देखेंगे तो इंश्योरेंस एंड टैक्सेस आपको दिखाई दे रहा है 1250। तो इस 1250 में, ठीक है, इस 1250 में ये 100 इंक्लूडेड है, यानी इस 1250 में 100 रुपया एक्स्ट्रा है। ऐसे समझिए, इस 1250 में 100 रुपया कब का है, अगले फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। तो वो जो 100 रुपया है वो अगले साल की इनकम में जाएगा, इस साल की इनकम में वो नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इस पैसे को 1250 में से लेस करेंगे। तो प्रीपेड का मैं आपको दिखा दूं क्या एडजस्टमेंट करना था। तो प्रीपेड की जो एडजस्टमेंट है जो आपको करनी है, तो प्रीपेड में आपको दो एडजस्टमेंट करनी है। पहला, आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से इस पैसे को माइनस कर लेना है, ठीक है। दूसरा एडजस्टमेंट, आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में इस पैसे को शो करना है, क्योंकि अगर आपने किसी को एडवांस में पैसा दिया हुआ है तो वो आपका असेट कहलाता है, ठीक है। जो पैसा आपका है लेकिन मार्केट में है वो आपका असेट है, ठीक है। आगे देखिए, तो ये भी आप समझ गए, इंश्योरेंस वाला जो पैसा है प्रीपेड है। तो जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे और इंश्योरेंस एंड टैक्सेस को एक्सपेंस के रूप में जब 1250 रुपया दिखाएंगे तो उस 1250 में से आप 100 रुपया माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करके तब फाइनल वैल्यू शो करेंगे। और इसकी दूसरी एडजस्टमेंट, आप बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो अपने असेट साइड में 100 रुपये को पोस्ट करेंगे। इसी तरीके से जो एफ नंबर एडजस्टमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर। तो जैसे जो कमीशन का पैसा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रायल में आपको ये कमीशन दिखाई दे रहा है, ये आपकी इनकम है 375 रुपया, इसका मतलब आपको कमीशन से इनकम प्राप्त हुई है। लेकिन इस कमीशन में, ध्यान दीजिए, इस कमीशन में यह 375 का 1/3 यानी एक तिहाई, ठीक है, 1/3 हो जाएगा लगभग 125 रुपया। तो एक तिहाई जो कमीशन है वो कब का है, वो अगले साल का है। यहाँ पे लिखा है ना, टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी इसका मतलब आपको ये कमीशन वाला जो पैसा है 375 रुपए में इससे 25 रुपया जो है वो आपको एडवांस में रिसीव हुआ है। तो पीएल बनाते समय इस बात का आपको बड़ा ख्याल रखना है कि जो इनकम जिस साल की है उसको उसी साल दिखाना है। अगर हमारी इनकम ये इस साल की नहीं है तो इस साल के पीएल में ये नहीं जाएगी, ठीक है। तो इसकी एडजस्टमेंट, प्री रिसीव्ड की एडजस्टमेंट क्या होनी है, तो प्री रिसीव्ड की एडजस्टमेंट आप ये करेंगे कि जब इस पैसे को, कमीशन वाले पैसे को जब आप प्रॉफिट एंड लॉस के इनकम साइड में शो करेंगे, तो चूंकि हमारी इस साल की इनकम पूरी 375 रुपया नहीं है, इसमें से एक तिहाई जो है वो अगले साल का है, तो हम इस 375 में से इसका जो एक तिहाई है वो माइनस कर देंगे। दूसरी एडजस्टमेंट क्या करेंगे, इस पैसे को जो आप 375 का एक तिहाई निकालेंगे, उस पैसे को आप बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको फिर से एक्सेल की स्क्रीन दिखा देता हूँ कि क्या एडजस्टमेंट आपको प्री रिसीव्ड की करनी है। तो यहाँ पे देखिए, प्री रिसीव्ड इनकम ये है, क्या करना है, पीएल में इनकम साइड में जो आपने पोस्ट किया है उसमें से इस पैसे को लेस करना है, और दूसरा आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में इस पैसे को शो, सॉरी लायबिलिटी साइड में इस पैसे को शो करना है। ओके, लास्ट एडजस्टमेंट देखते हैं क्या करना है हमें। तो कल हम इस चीज़ को बनाएंगे तो आपको थोड़ा सा और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आज थोड़ा सा थ्योरी सुन लीजिए, उसके बाद कल इसको प्रैक्टिकली हम लोग करेंगे। लास्ट एडजस्टमेंट है आपकी, राइट ऑफ फर्दर सम ऑफ 100 रुपीज एज बैड डेप्ट, ठीक है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट आर टू बी मेड इक्वल टू 10% ऑफ डेप्टर। अब ये लाइन सबको कंफ्यूज करती है, अगर आप नया नया अकाउंट पढ़ रहे हैं तो ये मान के चलिए ये आपका एक सिर दर्द है, ठीक है। लेकिन डरने की बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहले लिखा है राइट ऑफ फर्दर सम ऑफ ₹100। तो एकदम प्रैक्टिकली समझिए कि ट्रायल में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बैड डेप्ट आपको दिख रहा है, ठीक है। कितने का दिख रहा है बैड डेप्ट हमें, 125 रुपए का। तो इसका मतलब क्या है कि पूरे साल भर में, ठीक है, पूरे साल भर में आपका 125 रुपया क्या हुआ, डूब गया। आपने एंट्री पोस्ट कर दी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेप्टर, यानी आपने बोल दिया कि हमारा 125 रुपया क्या हो गया, डूब गया, बैड डेप्ट हो गया। लेकिन जब आपने ट्रायल फाइनल कर लिया और फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो आपको पता चला कि 100 रुपया और डूब गया है, ठीक है। क्या पता चला कि 100 रुपया और डूब गया है, ठीक। तो ये जो 100 रुपया और डूब गया है इसका करना क्या है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले तो आपको एक्सपेंस में दिखाना है। फर्दर बैड डेप्ट और हुआ है, यानी 125 तो आपने पहले जोड़ा ही था कि 125 रुपया पूरे साल भर में बैड डेप्ट हुआ। अब आपको पता चला कि 100 रुपया और डूब गया, तो भाई वो भी तो आपका लॉस है, ठीक है। तो लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, अपने पीएल में शो करते हैं। तो पहली जो इस 100 रुपये को आपको कहाँ दिखाना है, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो उसमें 100 रुपया और जोड़ के दिखाएंगे, यानी 125 रुपया और प्लस 100 रुपया और।
दूसरा एडजस्टमेंट क्या करना है आपको, दूसरा एडजस्टमेंट, पैसा अगर डूब गया है, ठीक है, मान लीजिए कि एक एग्जांपल समझते हैं कि हमारे डेप्टर थे, यानी हमने किसी को 200 रुपए का सामान बेचा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, 200 में से हमें पता चला कि 100 रुपया डूब गया है, यानी 100 रुपया हमें कभी मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब अब डेप्टर से हमें कितना पैसा मिलेगा, 100 ही रुपया मिलेगा, क्योंकि 100 रुपया तो डूब चुका है आपका। तो अब आपको डेप्टर से 100 ही रुपया मिलेगा। तो दूसरी एडजस्टमेंट जो आपको करनी है, अपने डेप्टर को आपको माइनस कर लेना है 100 रुपये से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बेड डेप्ट का आपको दिखा भी दूँ, देखिए बेड डेप्ट के केस में आपको दो एडजस्टमेंट करनी है। अच्छा, बेड डेप्ट का मैंने नहीं लिखा है, चलिए मैं लिख देता हूँ बेड डेप्ट के बारे में आपको क्या करना है। मान लीजिए आपको कोई प्रॉपर बेड डेप्ट होता है, तो आपको एड इन पीएल एक्सपेंस, यानी पीएल एक्सपेंस साइड में ऐड करना है आपको। दूसरा एडजस्टमेंट जो आपको करना है, लेस फ्रॉम डेप्टर, यानी डेप्टर में से उतना पैसा आपको माइनस कर देना, क्योंकि ये पैसा अब आपको डेप्टर से कभी रिकवर नहीं होगा। तो इसलिए हम डेप्टर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये दो एडजस्टमेंट आपको बेड डेप्ट के केस में करनी है। और कब करनी है ये ध्यान दीजिए, करनी कब है, जब आपको बेड डेप्ट यहाँ एडजस्टमेंट में दिया हो। ट्रायल में दिया तो आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी है, आपको जो जैसी फिगर है उसको वैसे ही पोस्ट करना है। लेकिन अगर नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, तब आपको दो जगह इसका एडजस्टमेंट करना होता है। नेक्स्ट समझते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड इक्वल टू 10% ऑन डेप्टर। इसका क्या मतलब है? तो देखिए, प्रोविजन का मतलब क्या है कि हम अपने जो लॉसेस हैं, ठीक है, यानी कि जैसे एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज आपका कोई डेप्टर है, ठीक है, पूरे साल भर में, एग्जांपल मैं एक्सेल पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको मुंह से नहीं समझ में आएगा। ओके, मैं यहाँ पे नीचे एग्जांपल आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि सपोज हमारा साल चल रहा है 2019-20, ठीक है। अब 2019-20 में हमने जो उधार माल बेचा, यानी अपने जो डेप्टर है उनको उधार में सामान बेचा, कितने का, सपोज करिए 10,000, ठीक है। तो 10,000 का हमने 2019-20 में सामान बेचा, तो 2020 को हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे तो हमें पता चला कि हमारे जो पूरे डेप्टर हैं कितने के हैं, 10,000, ठीक है। अब ये जो 10,000 के डेप्टर हैं, 2019-20 में तो इन्होंने पैसा नहीं दिया हमें, तभी तो डेप्टर है। तो ये पैसा देंगे कब हमें, जाहिर सी बात है 2021 में देंगे, यानी अगले साल देंगे, ठीक। अब अगले साल जब ये डेप्टर हमें पैसा देंगे तो हो सकता है कि इसमें से कुछ पैसा हमारा क्या हो, डूब जाए, ठीक है, डूब जाए, ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, ठीक। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, तो ऐसे केसेस में जो ये डेप्टर है 10,000 के, हम एक अनुमान लगाते हैं कि इस 10,000 जो मुझे अगले साल मिलना है उसमें से हमारा कितना पैसा डूबने की संभावना है। तो सपोज हमने अनुमान लगाया, यहाँ पे एग्जांपल में फिर से मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको समझते हैं कि जैसे यहाँ पे अनुमान क्या है कि 10% हमारा क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है। प्रोविजन हमें बनाना है कितने का, 10% का। तो ये प्रोविजन का मतलब है, आप हिंदी में समझिए कि हमने अनुमान लगाया कि हमारा ये जो डेप्टर है 10,000 रुपए के, इसमें से 10% हमारा क्या होगा, डूब जाएगा, ठीक है, यानी ये पैसा हमें रिकवर नहीं होगा। तो ये पैसा जो रिकवर नहीं होगा, तो हमें इस पैसे का करना क्या है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले जितने के भी हमारे डेप्टर होते हैं उसका 10% निकाल लेते हैं। तो 10,000 का इंटू 10% हम निकाल देंगे, ठीक है। तो हमें पता चला कि 1,000 रुपया, इसका मतलब है कि जो अगले साल 10,000 रुपया हमें मिलना था, हम ये अनुमान लगाते हैं कि 10,000 में से हमें 9,000 रुपया मिलेगा और 1,000 रुपया डूब जाएगा, ठीक है। अब चूंकि ये जो इनकम है, ठीक, ये जो सेल हुई है ये तो 2019-20 में सेल हुई है ना, यानी कि ये जो सेल हम दिखा रहे हैं ये कब की दिखा रहे हैं, 19-20 की सेल दिखा रहे हैं, और ये पैसा हमें कब प्राप्त होगा, 20-21 में प्राप्त होगा। तो अकाउंट ये कहता है कि जो इनकम जिस साल की है उसे आपको उसी साल दिखाना है, और जो एक्सपेंस जिस साल का है उसको उसी साल आपको दिखाना है। तो आपने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझते हैं कि यही 19-20 का ट्रेडिंग अकाउंट है, तो आपने इनकम तो यहाँ पोस्ट कर दी कि हमने भाई 10,000 रुपए की हमने सेल किया है, ठीक है। लेकिन इस सेल में आपको नुकसान भी होने की संभावना है, कितने का नुकसान होने की संभावना है, 1,000 रुपए का। तो अगर इनकम इस साल की, तो ये एक्सपेंस भी इसी साल का होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेंस को हम इस साल के एक्सपेंस में दिखाएंगे, ठीक है।
तो जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट होता है, यानी आप जो प्रोविजन बनाते हैं बैड डेप्ट के ऊपर, उसकी भी दो एडजस्टमेंट होती है। पहली एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, अपने पीएल के एक्सपेंस साइड में इस 1000 रुपए को दिखाएंगे कि हमें इतने का नुकसान होने की संभावना है, ये आपका लॉस है, ठीक है। तो आप पीएल के एक्सपेंस साइड में इसको शो करेंगे। और दूसरी एडजस्टमेंट आप क्या करेंगे, लेस फ्रॉम डेप्टर्स बैलेंस और शो इन लायबिलिटी साइड, यानी इस पैसे को या तो आप अपने डेप्टर के बैलेंस में से, जैसे डेप्टर आप बोल रहे हैं ना 10,000 रुपए का है, तो आप अगर ये अनुमान लगा रहे हैं कि 1,000 मेरा डूब जाएगा, तो भाई फाइनल डेप्टर आपके कितने के हुए, 9,000 के हुए। तो एक एडजस्टमेंट तो आप ये कर सकते हैं कि डेप्टर में से इस पैसे को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और दूसरी एडजस्टमेंट आप क्या कर सकते हैं, ये जो 1,000 रुपए है इसको आप अपने लायबिलिटी साइड में शो कर सकते हैं, ठीक है। और कोई एडजस्टमेंट आई डोंट थिंक की है, मेरे ख्याल से सारी एडजस्टमेंट हो गई। तो जो मैंने आज आपको एक्सेल में जो सारी चीज़ें लिखवाई हैं, ठीक है, तो वो सारी एडजस्टमेंट की एंट्री आपको इस क्वेश्चन में करने को मिल जाएंगी कि आपको किस तरीके से एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी, ठीक है। तो टाइम अब खत्म हो रहा है। हेलो पूजा, हेलो। यस सर। हाँ पूजा, तो आज टाइम खत्म हो गया है। ये जो एडजस्टमेंट है ये पेज नंबर 149 है। तो वैसे तो मैंने एडजस्टमेंट बताया है, ठीक है, लेकिन अगर पहली बार मतलब आप बना लीजिए और पोस्ट करेंगे और वीडियो है अभी सारी एडजस्टमेंट को आप ये टॉपिक पोस्ट करेंगे तो उसको क्या एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, एडजस्टमेंट करने का मतलब कि पीएल ऐड होगा कि बैलेंस शीट में होगा कि लायबिलिटी में होगा, ये आपको क्या है इसका नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है पूजा, तो मैं ठीक है। ओके सर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। तो बैड डेप्ट पोस्ट करते समय आपको एक बात का ख्याल रखना है, ठीक है। कोई भी एक्सपेंस, बैड डेप्ट नहीं, कोई भी एक्सपेंस या कोई भी इनकम जब आप पोस्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस बैड डेप्ट से रिलेटेड कोई नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है कि नहीं। तो हम लोग नीचे चलते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पे और देखते हैं कि बैड डेप्ट के बारे में कोई फर्दर इंफॉर्मेशन है क्या। तो यहाँ पे आप देखेंगे सबसे लास्ट वाला जो है जी नंबर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पे देखिए लिखा है राइट ऑफ ए फर्दर सम ऑफ ₹100 एज बैड डेप्ट। तो कल मैंने चीजों को बताया था कि एक तो आपने जब पूरा जब ट्रायल बनाया, तो ट्रायल बनाते समय आपको पता चला कि पूरे साल भर में आपका 125 रुपया बैड डेप्ट हुआ है। लेकिन ट्रायल बनाने के बाद आपको ये पता चला कि 100 रुपया फर्दर और डूब गया है। तो इसका मतलब हुआ इस साल का जो टोटल बैड डेप्ट हुआ वो कितना हुआ, 125 रुपया वो ऊपर वाला और प्लस 100 रुपया ये दोनों हमारे बैड डेप्ट है, ठीक है। तो हमें इन दोनों की पोस्टिंग करनी है। तो इसका मतलब है कि जब आप एक्सेल में इसकी पोस्टिंग करेंगे तो इसका यहाँ पे हमें फर्दर और भी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पे 125 रुपये आप इंटरनल चढ़ाएंगे, यानी इंटरनल वाले कॉलम में चढ़ाइएगा और इसमें क्या लिखेंगे, ऐड फर्दर बैड डेप्ट। जो और पैसा आपका डूबा है वो इसमें ऐड करना है आपको। कितना डूबा था, 100 रुपया, तो वो यहाँ पे हम पोस्ट कर देंगे, राइट। और यहाँ पे फाइनल बैलेंस निकालेंगे, लेकिन फाइनल बैलेंस निकालने से पहले एक चीज मैं यहाँ पे और बता दूं कि यहाँ पे प्रोविजन भी आपको बनाना है, जो जी नंबर वाला ऑप्शन था। देखिए, राइट ए फर्दर सम ऑफ ₹100 एज बैड डेप्ट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट टू बी मेड इक्वल टू 10% ऑन डेप्टर। तो ये भी कल मैंने थोड़ा सा आपको क्लियर किया था कि जो प्रोविजन बनाया जाता है वो क्यों बनाया जाता है। तो जो आपके डेप्टर होते हैं, यानी इस साल जो आपके डेप्टर हैं, जाहिर सी बात है वो पैसा आप अगले साल देंगे आपको, ठीक है। लेकिन सेल इस साल हुई है, डेप्टर इस साल खड़े हुए हैं, वो सारे डेप्टर, तो ये जो पैसा है जब अगले साल हमें मिलेगा तो इसमें से कुछ पैसा डूबने की भी संभावनाएं रहती हैं, ठीक है। तो हम जो हमें लगता है, जो हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा, जैसे यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इस क्वेश्चन में अनुमान लगाएगा कि हमारा जितने भी डेप्टर होंगे उसमें से 10% जो डेप्ट होगा वो हमारा डूब जाएगा। तो डूब गया अगर वो पैसा तो यानी कि हमारा लॉस हुआ।
और अगर हम इनकम इस साल दिखा रहे हैं, यानी कि सेल जो हुई है वो इस साल हुई है, तो कायदे से हमें उस सेल पे, उस इनकम पे जो एक्सपेंस हो रहा है वो भी हमें इसी साल के पीएल में दिखाना चाहिए। तो देखिए अगला काम हमें करना क्या है कि यहाँ पे अपने डेप्टर को देख लीजिए कि आपके बुक में कितने के डेप्टर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा डेप्टर एंड क्रेडिटर। तो डेप्टर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3800 के आपके डेप्टर हैं, राइट। अब 3800 में यहाँ पे थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है कि 3800 के डेप्टर हैं, उसमें से पहले तो ये माइनस कर लीजिए, कौन सा, 100 रुपया, क्योंकि ये तो कंप्लीटली बैड डेप्ट हो चुका है, यानी ये पैसा तो अब आपको कभी रिकवर नहीं होगा। तो जो आपके डेप्टर है 3800 के, ठीक है, 3800 में से 100 रुपया माइनस कर लीजिए, तो 38 में से 100 रुपया माइनस करेंगे तो 3700 बचेगा। और 3700 रुपया जो आपको मिलना है वो अगले साल मिलना है, और अगले साल आपका अनुमान है कि उसमें से 10% आपका क्या हो जाएगा, बैड डेप्ट हो जाएगा। तो 3700 का 10% आप निकाल लीजिए, जो कि हो जाएगा कितना, 370 रुपया। तो 370 का आप क्या बनाएंगे, प्रोविजन बनाएंगे। ठीक है, तो एक्सेल पे आते हैं, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख के आपको समझा दूं कि जैसे इस साल के हमारे जो डेप्टर्स हैं वो कितने के हैं, 3800 के हैं, 3800 के। और इस साल हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये पता चला कि इस डेप्टर में से जो 3800 रुपये हमें मिलना है अपने डेप्टर से, उसमें से 100 रुपया डूब गया, यानी बैड डेप्ट हो गया। ठीक है, तो बैड डेप्ट हो गया 100 रुपया, तो इसका मतलब है कि अब हमारे जो फाइनल डेप्टर होंगे वो कितने के होंगे, 3700 के, राइट। इसमें से माइनस करते हैं 100 रुपया, सॉरी, 3800 माइनस 100 रुपया। तो अब फाइनली जो हमारे डेप्टर हैं 3700 के। अब ये जो 3700 के डेप्टर हैं ये हमें अगले साल पैसा देंगे, और हमारा ये अनुमान है कि इसमें से 10% हमारा क्या होगा, डूब जाएगा। ठीक है, यानी ये हमें बैड डेप्ट होने की संभावना है। तो 3700 का हम प्रोविजन बनाते हैं, यानी 3700 इंटू 10% निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आया कितना, 370। अब ये जो 370 है ये हमारा डूबने वाला है, तो ये अनुमान है हमारा, तो ये अनुमान लगा करके हम अपने एक्सपेंस में अब ये लॉस को हम शो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट। ठीक है, 370 रुपया, 370। अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन जो आपको करनी है वो क्या, तो देखिए एक तो 125 रुपया है, और फिर फर्दर और बैड डेप्ट हुआ 100 रुपया, ये दोनों जुड़ेगा, और 370 रुपया, ये तीनों पैसा जोड़ के आप दिखा दीजिए, यानी कि 125 रुपया प्लस 100 रुपया और प्लस 370 रुपया। ठीक है, यानी इस साल का आप समझ लीजिए जो आपने नुकसान आप दिखा रहे हैं वो कितना दिखा रहे हैं, 595 रुपए का आप नुकसान दिखा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बैड डेप्ट के बाद यहाँ तक हमने अपना पहला एक्सपेंस चढ़ा लिया, बैड डेप्ट। प्रोविजन फॉर ओके, यहाँ पे एक चीज और देखिए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, ये पिछले साल का प्रोविजन है। जैसे इस साल हमने अनुमान लगाया है ना 370 रुपए का, वैसे ही आपके ट्रायल में ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट दिख रहा है ये पिछले साल का प्रोविजन है, यानी पिछले साल आपने अनुमान लगाया था कितने का, कि 200 रुपया हमारा डूब जाएगा। ठीक है, 200 रुपया हमारा पिछले साल हमने अनुमान लगाया था कि डूब जाएगा, और इस साल वास्तव में डूबा कितना है, तो इस साल वास्तव में आपका 125 रुपया और 200 रुपया डूबा है। ठीक है, यानी कि 225 रुपया डूबा है, यानी आपने अनुमान लगाया था 200 का, लेकिन डूबा कितना, 225 रुपया। तो चलिए मैं इसका एडजस्टमेंट आपको दिखा दूं कैसे करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज और माइनस कर लेनी है, थोड़ा सा ये जो प्रोविजन वाला चक्कर है ये आपको थोड़ा सा परेशान करेगा। तो देखिए ये प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट ये प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर लिख दे रहा हूँ, पिछले साल का प्रोविजन आपने बनाया था ये। तो देखिए अब कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए। अच्छा मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूं कितने का प्रोविजन था, तो प्रोविजन हमारा जो था वो 200 रुपए का था। ठीक है, तो यहाँ पे ये 200 रुपया और आपको दिखाना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ 595 नहीं रहेगा। अब देखिए फाइनल कैलकुलेशन ध्यान से समझिएगा, जैसे इस साल हम प्रोविजन बना रहे हैं 370 रुपए का, तो अगले साल दो केसेस हो सकते हैं, या तो आपका जो आपने अनुमान लगाया कि 370 रुपये मेरा डूब जाएगा, तो या तो ये होगा कि अगले साल 370 रुपये से ज्यादा डूब जाएगा, और या तो ये होगा कि 370 रुपये से कम डूबेगा। ठीक है, दूसरी बात,
कि एक ही एक्सपेंस को हम 2 बार नहीं दिखाते हैं, ठीक है। जैसे ये जो 200 रुपया हम पिछले साल ही दिखा चुके हैं कि 200 रुपए का हमारा अनुमान है कि लॉस होगा, यानी डेप्टर हमारा पैसा लेके भाग जाएंगे, ये हमने पिछले साल अनुमान लगा लिया था, ठीक। अब इस साल जब हमने अपना रियल में देखा कि हमारा कितना पैसा डूबा है, तो हमारा पैसा डूबा है 125 रुपया और 100 रुपया, यानी 225 रुपया हमारा डूबा है। अनुमान हमने पिछले साल कितने का लगाया था, 200 का, और रियल में कितना डूब गया, 225, यानी कि इस साल 25 रुपया ज्यादा डूब गया हमारे अनुमान के हिसाब से। दूसरी बात कि ये 200 रुपया हम पिछले साल दिखा चुके हैं, तो इस साल के एक्सपेंस में ये 200 रुपया दोबारा हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको कैलकुलेशन करनी है, तो इक्वल टू इस 200 रुपए में से, ये जो 200 रुपया आप देख रहे हैं, इसमें से पहले 125 रुपया और 100 रुपया क्या कर लीजिएगा, माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये 200 रुपया, थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ हो रही है ना। हमें बेसिकली करना ये है कि इन तीनों को जोड़ के उसमें से 200 रुपया माइनस कर देना, सिंपल सा, ठीक है। तो इक्वल टू मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, 125 रुपया प्लस 100 रुपया प्लस 370 रुपया, ठीक है। ये इस साल का प्रोविजन है, और इसमें से जो पिछले साल का प्रोविजन था वो हम माइनस कर लेंगे, 200 रुपया, ठीक है। तो एक्चुअल में जो हमारा इस साल का नुकसान है या लॉस है वो कितने का है, 395 रुपए का। 395 कैसे है, सिंपल सी कैलकुलेशन समझिए, 370 ये और 25 रुपया ये इसका, ठीक है। यानी 125 और 100 में से 200 रुपया पहले माइनस कर लीजिए, तो 200 माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है 25 रुपया आएगा। और इस साल का हम अनुमान कितना लगा रहे हैं, 370 रुपया, और 25 रुपया जो फर्दर ज्यादा डूब गया है, तो वो तो दिखाना पड़ेगा। तो टोटल हमारा नुकसान कितने का हुआ, 395 रुपए का, ठीक है। आगे देखिए, तो बैड डेप्ट हो गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट हो गया, डेप्टर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाता है, स्टॉक हम ओपनिंग दिखा चुके हैं, परचेज सेल दिखा चुके हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट में जाएगा, रिटर्न दिखा चुके हैं हम लोग। अगला एक्सपेंस आपको क्या दिख रहा है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है, 450 रुपए का। अब एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस को इससे पहले कि आप पोस्ट करें, सबसे पहले नीचे जाके देखिए कि एडवर्टीजमेंट के बारे में क्या कोई एडजस्टमेंट दी हुई है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन है, ये इंटरेस्ट का है, ये सैलरी का है, और ये हमारा इंश्योरेंस का है, यानी एडवर्टीजमेंट का कोई नाम नहीं है। तो जो एडवर्टीजमेंट का खर्चा है 450 रुपए, आपको वहां पे पोस्ट कर देना है, ठीक है। आते हैं हम लोग, ओके। तो नेक्स्ट हमें पोस्ट करना है एडवर्टीजमेंट 450 रुपया, तो उसको फाइनल वैल्यू यहाँ पे पोस्ट कर देंगे क्योंकि इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है। चलिए, एडवर्टीजमेंट के बाद नेक्स्ट एक्सपेंस देखते हैं क्या है। तो एडवर्टीजमेंट के बाद आपका नेक्स्ट एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी आपका बैंक ओवरड्राफ्ट में चल रहा था तो उसका आपको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो ये आपका एक्सपेंस है। अब इस एक्सपेंस को पोस्ट करने से पहले आपको नीचे एडजस्टमेंट देख लेना है कि इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए, पॉइंट नंबर सी, यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट इज ड्यू, यानी 85 रुपया ड्यू है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपने जो जनरल एंट्री पास की है वो कितने की पास की है, 118 रुपए की। इसका मतलब है आपने 118 रुपए एज एन इंटरेस्ट पे किया है। लेकिन जब आप फाइनल अकाउंट बनाने बैठे तो आपको पता चला कि 85 रुपया और बाकी है अभी बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में, ठीक है। तो आप ये, इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग है, और आउटस्टैंडिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि आउटस्टैंडिंग कुछ भी है तो वो आपको एक्सपेंस में अपने ऐड कर देना है, ठीक है। तो आते हैं अपने यहाँ पे एक्सेल में, और 118 रुपया और 85 रुपया, 2 पैसा है, ठीक है। के तो यहाँ पे 118 रुपया, 118 रुपये क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ये 118 रुपया। अब इसमें हम ऐड करेंगे क्या, ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, जो कि कितना है, 85 रुपया है, 85 रुपीज। और टोटल हमारा जो एक्सपेंस इस साल का होगा इंटरेस्ट के रूप में वो कितना हो जाएगा, 118 और प्लस 118 प्लस 85 रुपया। तो ये हमारा फाइनल इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट चढ़ा दिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगला एक्सपेंस क्या है हमारा। ओके, तो अगला एक्सपेंस आपका इंटरेस्ट के बाद क्या दिख रहा है, कमीशन। लेकिन कमीशन आपकी इनकम है, जो क्रेडिट बैलेंस है तो इसका मतलब ये आपकी इनकम है, इसको अभी हम लोग छोड़ देते हैं। इसके बाद है आपका कैश, कैश बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद देखिए, अगला एक्सपेंस आपको दिख रहा है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, जो कि कितना दिया है, 1250,
ठीक। और इंश्योरेंस के बारे में नीचे देख सकते हैं एडजस्टमेंट दी हुई है, तो अगर एडजस्टमेंट दी है तो इसका मतलब है आपको इंटरनल कॉलम में इसको पोस्ट करना है। तो पहले मैं इसको पोस्ट कर लेता हूँ, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस 1250। आइए, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, और इसको इंटरनल कॉलम में पोस्ट करेंगे 1250। ठीक है, ओके। अब देखिए एडजस्टमेंट को समझते हैं, क्या एडजस्टमेंट है और हमें क्या करना है उस एडजस्टमेंट का। तो इंश्योरेंस के बारे में दिया है कि इंश्योरेंस अमाउंटिंग टू ₹100 इज प्रीपेड। ठीक है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि जो इंश्योरेंस वाला पैसा है उसमें से 100 रुपया आपने ज्यादा दे रखा है, यानी वो अगले साल का पैसा है। तो अगर वो अगले साल का पैसा है तो इस साल के पैसे में से ये 100 रुपया हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। फिर यहाँ पे एक दूसरी एडजस्टमेंट भी दी है कि टैक्सेस के बारे में। ठीक है, टैक्सेस के बारे में लिखा है 120 आर आउटस्टैंडिंग, यानी 120 अभी टैक्स के रूप में और आपको पे करना बाकी है। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट आपको करनी है, टैक्स में 120 रुपया ऐड करना है और इंश्योरेंस से 100 रुपया माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग ये जो टैक्सेस हैं 120 आउटस्टैंडिंग, इसको चढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग टैक्सेस। ठीक है, कितना, 120 रुपया, यह आउटस्टैंडिंग टैक्स है आपका। उसी तरीके से इसमें से लेस करना है आपको, जो इंश्योरेंस वाला है वो प्रीपेड है, यानी आपने जरूरत से ज्यादा दे रखा है, 100 रुपया वो आपको लेस करना है उसी में से। तो लिखेंगे हम क्या, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना, 100 रुपया। और कैलकुलेशन समझ लीजिए क्या है, इक्वल टू ये जो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है, टोटल इतना हमारा एक्सपेंस हुआ, इसमें अच्छा ब्रैकेट ऑन कर लें जरा, ब्रैकेट ओपन करके ये दोनों पैसा हमें ऐड करना है, 1250 प्लस 120 रुपया हमें ऐड करना है, और इसमें से माइनस करना है ये 100 रुपया। ठीक है, और यहाँ जब भी आप कोई एडजस्टमेंट करते हैं तो एक काम जरूर कर लीजिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे नीचे एक अंडरलाइन लगा देंगे तो आपको ध्यान रहेगा कि यहाँ पे फाइनल वैल्यू यहाँ पे आई हो। इसी तरह हमने यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट की है, यहाँ बॉटम बॉर्डर मतलब लगा देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बॉटम बॉर्डर हमने लगा दिया, तो आपको रियल पिक्चर नजर आ रही है कि किस में से क्या क्या पैसा ऐड या लेस हुआ है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो आगे जनरल एक्सपेंस है। जनरल एक्सपेंस के बारे में हमारे पास कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इसको फाइनली पोस्ट कर देंगे। कितना है, 782 रुपया। ठीक है, जनरल एक्सपेंस ये हमारा है 782 रुपीज। सॉरी, इंटरनल पोस्ट कर दिया, एक्सटर्नल पोस्ट करना है 782। ठीक है, और इसके बाद लास्ट में जो आपका बचा है वो है सैलरी। ओके, तो लास्ट में बचा है सैलरी, और सैलरी के बारे में देखते हैं कोई इन्फॉर्मेशन है तो डी नंबर में देखिए सैलरी के बारे में इन्फॉर्मेशन है कि 300 रुपया सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो 3300 रुपया और 300 रुपया। ठीक है, तो यहाँ आते हैं, सैलरी आपका कितना है, 3300, और 300 क्या है, आउटस्टैंडिंग, तो इसको ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 300, और यहाँ पे माइनस कर प्लस कर देंगे, इक्वल टू 3300 और प्लस 300। ठीक है, और यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर ये लगा देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो हमारा यहाँ पे एक्सपेंस साइड लगभग पोस्ट हो चुका है, लेकिन अभी एक्सपेंस में ध्यान रखिए, ये तो ट्रायल में जो जो दिया था वो आपने पोस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे एक चीज आपको दिख रही है, बी नंबर, डेप्रिशिएशन। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में भी समझिए कि देखिए, जैसे इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट आपने पोस्ट कर दिया, राइट, सैलरी एंड टैक्सेस पोस्ट कर दिया, इंश्योरेंस अमाउंटिंग ₹100 प्रीपेड पोस्ट कर दिया, और ये अभी बाकी है। तो ये इनकम के केस में है,
या कमीशन रिसीव्ड इज रिस्पेक्ट ऑफ वर्क डन, तो जब हम इनकम दिखाएंगे तब इस एडजस्टमेंट को करेंगे, और ये जो जी वाली एडजस्टमेंट है ये भी हमने फाइनली पोस्ट कर दी। अब यहाँ पे बचा है डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन आपको अब निकालना है एक एक संपत्ति पे, और उसका डेप्रिसिएशन आपको अपने एक्सपेंस साइड में पोस्ट करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं डेप्रिसिएशन बिल्डिंग के ऊपर कितना है 5%। तो पहले आप बिल्डिंग का वैल्यू देख लीजिए कि आपकी बुक में बिल्डिंग की वैल्यू कितनी दी हुई है। तो बिल्डिंग आपको दिया है 7500 और डेप्रिसिएशन का रेट है 7500 पे कितना 5%, ठीक है। तो आप यहाँ आएंगे और यहाँ पे निकाल लीजिए इक्वल टू 7500 इंटू 5%, ठीक है, सिंपल। तो ये आपका 375 रुपया बिल्डिंग के ऊपर डेप्रिसिएशन निकल गया। यहाँ पे आप लिखिए डेप्रिसिएशन, चलिए डेप्रिसिएशन के बाद यहाँ लिख देते हैं बिल्डिंग, ठीक है, 375 रुपया 375, और इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक। अब क्योंकि हमारे पास संपत्तियां ज़्यादा हैं तो हम एक एक करके अलग अलग डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन का एक हेड ही बना दिया हमने, ठीक है। बिल्डिंग के बाद नेक्स्ट संपत्ति जो है आपकी वो क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट संपत्ति है आपकी फर्नीचर एंड फिक्चर, जिसपे 10% लगना है। तो फर्नीचर देख लीजिए कितने का है, तो फर्नीचर है 640 रुपए का, तो 10% हो जाएगा 64 रुपया, ठीक है, ओके। फर्नीचर और इस पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा कितना 64 रुपया। सेम इसी तरीके से एक और संपत्ति अपने पास है, वो भी देख लेते हैं। तो एक संपत्ति व्हीकल्स है, व्हीकल्स हमारे पास है 6250 का, और इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, ठीक है, ओके। तो इक्वल टू 6250 और इनटू 20%, इस पे डेप्रिसिएशन का रेट है 20%, निकाल लेंगे डेप्रिसिएशन। ये क्या है व्हीकल्स, ओके। तो ये हमने अपना एक्सपेंस साइड अब कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ डेप्रिसिएशन की फाइनल वैल्यू निकाल देते हैं। तो ये वैल्यू प्लस 64 रुपया प्लस 1250 रुपया, राइट, ठीक है। अब आते हैं अपनी इनकम साइड पे, और इनकम साइड में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमको, है ना। तो ऊपर से देखना शुरू करिएगा, और यहाँ मैं फिर से एक बार एक्सपेंस अपना और देख लीजिए कोई छूट तो नहीं गया। तो क्लोजिंग स्टॉक हम दिखा चुके हैं, डेप्रिसिएशन हमने अभी भी दिखाई दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट का ये दिखाई दिया था, सैलरी दिखा दिया, इंश्योरेंस दिखा दिया, और ये नीचे वाला भी दिखा दिया, ये बचा हुआ है। तो आइए अब इनकम साइड में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो कैपिटल ये हमारा बैलेंस शीट में जाएगा, फर्नीचर बैलेंस शीट में, व्हीकल्स बैलेंस शीट में, बिल्डिंग बैलेंस शीट में, बैड डेप्ट दिखा चुके, प्रोविजन भी दिखा चुके, डेप्टर क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा, परचेज सेल दिखा चुके, बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, रिटर्न भी हो गया, एडवर्टीजमेंट भी हो गया, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट भी हो गया, कमीशन। तो देखिए यहाँ पे एक दिया हुआ आइटम कमीशन जो कि इनकम है 375 रुपए, तो पोस्ट करिए वहाँ पे, ओके। तो अब इनकम साइड पे आते हैं और 375 रुपया कमीशन पोस्ट करते हैं यहाँ पे बाई कमीशन, और इसको इंटरनल में पोस्ट करेंगे 375 रुपया, क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट दी हुई है, ठीक है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं जल्दी से क्या है। तो एडजस्टमेंट है हमारी कि नीचे आइए, देखिए 1/3 ऑफ कमीशन रिसीव्ड इज इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क टू बी डन नेक्स्ट ईयर, यानी कि जो 375 रुपया आप कमीशन दिखा रहे हैं, इसमें से इसका जो 1/3 पैसा है वो अगले साल का है, इस साल का नहीं है। तो अगर इस साल का नहीं है तो उसको उस पैसे में क्या करना है, हमें माइनस कर लेना चाहिए, ठीक है, उसका 1/3। तो यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, लेस प्री रिसीव्ड कमीशन, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही प्राप्त हो चुका है, तो इसके लिए लिखेंगे प्री रिसीव्ड कमीशन। और 375 यहाँ पे कैलकुलेशन क्या करेंगे, 375 का 1/3 निकालने के लिए 3 से भाग दे दीजिए इसको, तो ये आपका 125 रुपया निकल गया। बाकी इसमें से ये माइनस कर दीजिए, यानी 375 और माइनस 125, तो 250 रुपया आपका निकल के आ गया, ठीक है। अब फाइनली आपका पीएल बन के तैयार है, आपने अपने सारे एक्सपेंस दिखा दिए, आपने अपनी सारी इनकम यहाँ पे पोस्ट कर दी। अब इसके बाद आपको फाइनली प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ बिजनेस में। तो सिंपल सा तरीका मैंने आपको पहले बताया, एक्सेल का इस कॉलम है, इस कॉलम को ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ देख लीजिए कि सम कितना आ रहा है, ठीक है। मैं फिर से देखूं,
ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 8,389 रुपया, ठीक है। और इधर का कॉलम हम देखें तो कितना आ रहा है, 9,940 रुपये, यानी इनकम का टोटल ज़्यादा है हमारा। तो इनकम का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ पे हम टोटल कर लेते हैं इक्वल टू, दो ही वैल्यू तो प्लस का साइन लगा लेते हैं, ये वैल्यू और प्लस ये वैल्यू, ये हमारा टोटल निकल गया। अब जितना इधर का टोटल होगा सेम टोटल हमारा इधर का भी होना चाहिए, तो इक्वल टू इसी बैलेंस को यहाँ उठा लेते हैं। और अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। तो इक्वल टू ये जो टोटल है नीचे इसमें से माइनस कर देंगे और यहाँ फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, सम का फॉर्मूला, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन और ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं सबको ले लेंगे, ठीक है। और क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं। तो 1551 हमारा आ गया क्या यहाँ पे, नेट प्रॉफिट। इसको बोलते हैं नेट टू नेट प्रॉफिट, यानी हमारे बिजनेस में हमें 1551 रुपए का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपका हो गया, प्रॉफिट लॉस बन के तैयार हो गया। अब मुझे आप लोग बताइए कि कुछ समझ में आया आप लोग को। पूजा, मंतोष, सुरभि, हेलो हेलो। थोड़ा थोड़ा सर आया है समझ में। अरे बाप रे, थोड़ा थोड़ा आया। कोई दिक्कत नहीं मंतोष, ये ना असल में थोड़ा सा टफ एग्जांपल हम लोग ने उठा लिया। एक ही बार में इतनी सारी एडजस्टमेंट ले ली हमने, इसीलिए थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। तो मैं इसको पहले फाइनल कर देते हैं, इसको कल फाइनल करेंगे। इसका बैलेंस शीट बनाना बाकी है, तो बैलेंस शीट हम लोग कल फाइनल कर देते हैं इसका। और उसके बाद फिर मैं आसान सा एग्जांपल आपको दूंगा, तो वहाँ पे कम से कम मान के चलिए फाइनल अकाउंट को पूरी तरह से समझने के लिए आपको पहले आसान से शुरू करना है और उसके बाद फिर मुश्किल तक जाना है। पहले तो आपको यही समझना है कि कौन इनकम है, कौन एक्सपेंस है, कौन असेट है, कौन लायबिलिटी है, तभी आप बना पाएंगे, ठीक है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी लगाइएगा, इसमें एडजस्टमेंट वगैरह है, तो थोड़ा सा टफ तो है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एक आध जो हमारे एडजस्टमेंट है वो काफी बड़ी बड़ी एडजस्टमेंट हो गई है, इसलिए दिक्कत है, ठीक है जी। हाँ चलिए, तो यहाँ तक मैं क्या बोलते हैं फाइल सेव करके ये फाइल भी आपको भेज देता हूँ, ओके, जहाँ तक हमने सॉल्व किया है, ठीक है। ओके सर। हाँ चलो ठीक है मंतोष।